आज हम जिस कहानी में गोता लगाने वाले हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु की एक कमाल की कहानी है, पंचलाइट। हाँ। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पूरे गांव के, आप कह सकते हैं कि दिल की धड़कन जैसी है। बिल्कुल। सोचिए, एक छोटा सा गांव, महतो टोली। वहां के पंचों ने 15 महीने तक मतलब पाई पाई जोड़कर दंड जुर्माने से पैसे इकट्ठे किए हैं। अच्छा। और उससे एक पेट्रोमैक्स खरीदा है, जिसे गांव वाले अपनी भाषा में कहते हैं पंचलाइट। पंचलाइट, हाँ। और ये उनके लिए कोई मामूली लैंप नहीं है, ये उनकी इज्जत है, शान है, उनका गौरव है। और यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है ना, कि जब भी कोई नई तकनीक, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो, हाँ। किसी बंद समाज में आती है तो वो सिर्फ सुविधा नहीं लाती, बिल्कुल। वो अपने साथ एक सामाजिक उथल-पुथल, नई चुनौतियां, सही बात है। और कभी-कभी तो जैसे इस कहानी में होता है, इज्जत का एक बहुत बड़ा संकट भी खड़ा कर देती है। बिल्कुल सही। पंचलाइट तो आ गई, पर उसे जलाने का तरीका नहीं आया। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ, देखते हैं कि कैसे महतो टोली के गर्व का ये प्रतीक उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। और फिर उसका हल कैसे निकलता है। हाँ, और वो हल कहां से निकलता है, ये तो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है मतलब एक बड़े ही जश्न और उत्साह के साथ। रामनवमी का मेला खत्म हुआ है और पंचलाइट खरीदकर गांव लौट रहे हैं। माहौल एकदम जैसे कोई बारात लौट रही हो। क्या बात है। छड़ीदार हैं अग्नू महतो। उन्होंने पंचलाइट का डिब्बा अपने सिर पर ऐसे उठा रखा है मानो कोई देव मंदिर की मूर्ति हो। इस दृश्य को समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक डिब्बा नहीं उठा रहे हैं, नहीं, वो सम्मान उठा रहे हैं। रेणु जी की यही खासियत है, वो छोटे छोटे दृश्यों से पूरा सामाजिक मनोविज्ञान पकड़ते हैं। हाँ। गांव में कुल 8 पंचायतें हैं और बाकी सबके पास अपनी दरी, जाजिम, पेट्रोमैक्स सब कुछ है। अच्छा, तो महतो टोली इस मामले में पिछड़ी हुई थी। हाँ, पिछड़ी हुई थी। तो ये पंचलाइट खरीदना उनके लिए एक तरह से सामाजिक बराबरी हासिल करने जैसा है। हाँ, और वो इस मौके पर अपनी अकड़ दिखाने से भी नहीं चूकते। सरदार जी बढ़ चढ़कर बताते हैं हाँ, कि कैसे उन्होंने दुकानदार से कहा, दुकानदार साहब, ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखे हैं। मतलब अपनी धाक जमा रहे हैं। बिल्कुल। और दीवान जी अपनी कहानी जोड़ते हैं कि कैसे उन्होंने दुकानदार के नौकर को डांटकर अच्छा, पंचलाइट के साथ साथ वो बक्सा भी मुफ्त में हासिल कर लिया। तो ये सिर्फ गर्व नहीं है, ये एक तरह से अपनी पहचान को मजबूत करने की कोशिश है। हाँ, जब आपके पास संसाधन कम होते हैं तो ये प्रतीक चिन्ह, ये स्टेटस सिंबल्स ही आपको एक आत्मविश्वास देते हैं। सही बात है। वो जता रहे हैं कि हम भोले हो सकते हैं पर बेवकूफ नहीं। ये पूरी टोली के लिए एक आप कहिए एक सामूहिक जीत थी। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। तो पंचलाइट गांव पहुंचती है, औरतों की मंडली उसका स्वागत कर रही है, कीर्तन के सुर में। उसे पूजा की चौकी पर स्थापित किया जाता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। कीर्तन मंडली तैयार है अपने मृदंग और ढोलक के साथ। बिल्कुल। सूरज डूब रहा है और तभी जैसा कहानी में लिखा है, ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल शाह की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल तो आ गया, लेकिन अचानक किसी को याद आया कि जलाएगा कौन, इसको जलाएगा कौन। ये बात तो किसी के दिमाग में आई ही नहीं थी। मतलब ये कैसे हो सकता है। ये भूलना ही कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये दिखाता है कि उनका पूरा ध्यान तकनीक, उसके प्रतीक पर था। हाँ, सिंबल पर, उसके फंक्शन यानी काम करने के तरीके पर नहीं। वो पंचलाइट के होने के गौरव में इतने डूबे थे कि उसे जलाने की प्रक्रिया को ही भूल गए। ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक अंधापन हुआ। बिल्कुल। अक्सर बड़े आयोजन में हो जाता है ना, आप मेहमानों की लिस्ट, खाने का मेनू सब तय कर लेते हैं और पता चला कि और बस यहीं से सारा जश्न मातम में बदल जाता है। गांव में किसी ने अपने घर में डिबरी तक नहीं जलाई थी, क्योंकि आज तो पंचलाइट जलनी थी। हाँ, आज तो पंचलाइट की रोशनी में सब कुछ होना था। चारों तरफ अंधेरा, उदासी और ऊपर से राजपूत टोली के ताने। हाँ, राजपूत टोली के लोग मजाक उड़ा रहे थे। कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। सोचिए क्या बीत रही होगी उन पर। सरदार, दीवान, पंच, सबके चेहरे उतर गए। सारी शान, सारा गर्व एक पल में मिट्टी में मिल गया। यहीं पर कहानी का केंद्रीय संघर्ष शुरू होता है। अब ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, ये इज्जत का सवाल बन गई है। क्योंकि गांव में ऐसे लोग हैं जो पंचलाइट जलाना जानते हैं, पर वो दूसरी पंचायत के हैं। हाँ, वो दूसरी टोली के हैं और अपनी ही टोली के पहले कीर्तन और पूजा के दिन किसी और से मदद मांगना, ये तो अपनी नाक कटाने जैसा था, हार मानने जैसा था। बिल्कुल। इसलिए वो अंधेरे में बैठने को तैयार हैं पर मदद नहीं मांगेंगे। इसी घोर निराशा के माहौल में
एक उम्मीद की किरण दिखती है, पर वो भी बड़ी उलझी हुई है। गुलरी काकी की बेटी है मुनरी। उसे पता है कि टोली में एक लड़का है जो पंचलाइट जलाना जानता है, गोधन। लेकिन गोधन कोई हीरो नहीं है, वो तो मतलब कहानी का विलन है। हाँ बिल्कुल। पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है, यानी समाज से बहिष्कृत है। हाँ, समाज से बाहर निकाला हुआ है। और जुर्म क्या था? जुर्म ये कि वो मुनरी को देखकर सिनेमा का गाना गाता था, सलम सलम वाला सलीमा का गीत। और पंचों को वो वैसे भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो दूसरे गांव से आकर बसा था और किसी की जी हुजूरी नहीं करता था। एक तरह का बागी था। हाँ। यहाँ पर मुनरी की होशियारी देखने लायक है। वो जानती है कि अगर वो सीधे सीधे गोधन का नाम लेगी तो कोई नहीं सुनेगा, उल्टा उसी डांट पड़ जाएगी। हाँ, तो वो सीधे कुछ नहीं कहती। वो अपनी सहेली कनेली के कान में फुसफुसाती है। कनेली, चिंगुचिद, इन कनेली। कोड लैंग्वेज, मतलब एक लड़की के लिए उस समाज में अपनी बात सीधे तौर पे रखना कितना मुश्किल था। सही बात है, उसे एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। और फिर वो बात कानों कान फैलती है, कनेली से सरदार तक पहुंचती है। अब पंचों के सामने एक धर्मा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ जाति के बनाए हुए कठोर नियम, और दूसरी तरफ जाति की इज्जत जो पानी में बही जा रही है। यही कहानी का सबसे अहम मोड़ है। क्या वो अपने नियमों को पकड़कर बैठे रहेंगे या इज्जत बचाएंगे? अपनी इज्जत बचाने के लिए नियमों को तोड़ेंगे। और वे इज्जत को चुनते हैं। सरदार एक बहुत गहरी बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। वाह! ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव का क्षण है। ये दिखाता है कि जरूरत और संकट परंपरा से बड़े हो जाते हैं। जो नियम समाज को बनाए रखने के लिए होते हैं, जब वही नियम समाज की इज्जत डुबाने लगे तो उन्हें तोड़ा जा सकता है। ये शुद्ध व्यवहारिकता है। तो पंच फैसला करते हैं कि गोधन को माफ कर दिया जाए। छड़ीदार को भेजा जाता है उसे बुलाने। लेकिन गोधन भी कम स्वाभिमानी नहीं है। वो भी अक्कड़ दिखाता है। हाँ, वो आने से साफ मना कर देता है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल पुर्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। उसका गुस्सा जायज है। जिस समाज ने उसे बहिष्कृत किया, आज जरूरत पड़ने पर बुला रहा है। हाँ, तो वो भी अपना महत्व जताना चाहता है। आखिर में गुलरी काकी यानी मुनरी की माँ उसे मनाने जाती हैं। अच्छा, माँ को जाना पड़ता है। हाँ, वो उसे समझाती बुझाती हैं और तब जाकर वो मानता है। यहाँ भी एक दिलचस्प बात है, पुरुष सत्ता का फैसला एक स्त्री के मनाने पर ही पूरा होता है। गोधन आता तो है, पर मुश्किल अभी कहाँ खत्म हुई थी। अभी और ड्रामा बाकी है। हाँ, पूरी टोली की नजरें उस पर हैं। वो आकर पूछता है, स्पिरिट कहाँ है? और बस एक और बखेड़ा खड़ा हो गया। अब स्पिरिट कहाँ से आए? ये आज के जमाने में वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मैंने नया आईफोन तो ले लिया पर चार्जर खरीदना भूल गया। बिल्कुल, पंचों की हालत कुछ वैसी ही हो गई थी। लोगों में फिर कानाफूसी शुरू हो गई कि इन पंचों की बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए हैं। लेकिन गोधन सिर्फ जानकार नहीं, वो होशियार भी है। हाँ, यहीं पर रेणु जी पारंपरिक ज्ञान और जुगाड़ की तकनीक को सामने लाते हैं। गोधन कहता है, कोई बात नहीं, गरी का तेल लाओ। यानी नारियल का तेल। हाँ, मैं उसी से जला दूंगा। ये किताबी ज्ञान पर स्थानीय अनुभव की जीत है। उसे पता है कि सिस्टम को कैसे चलाना है, भले ही सारे ऑफिशियल पुर्जे मौजूद न हों। और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। गोधन पंचलाइट में पंप देना शुरू करता है। कभी चाबी घुमाता है, कभी मुंह से फूंकता है। लोगों की दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। सब सांस रोक के देख रहे होंगे। और फिर धीरे धीरे पंचलाइट की रेशमी थैली में रोशनी आने लगती है। एक सनसनाहट की आवाज, और उसके साथ रोशनी बढ़ती जाती है और पूरी टोली जगमगा उठती है। वो रोशनी सिर्फ अंधेरे को नहीं मिटाती। कहानी में लिखा है कि उस रोशनी ने लोगों के दिल का मैल भी दूर कर दिया। बहुत खूबसूरत बात है ये बहुत शक्तिशाली रूपक है। जिस गोधन को कुछ देर पहले तक कोई देखना नहीं चाहता था, जो एक अपराधी था, वो अब हीरो बन गया। वो अब पूरी टोली का हीरो बन गया है। महावीर स्वामी की जय के नारे लगने लगते हैं, कीर्तन शुरू हो जाता है। मतलब एक ही पल में गोधन बड़ा काबिल लड़का बन गया। हाँ, उसकी एक कला ने उसके सारे गुनाहों को धो दिया। माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। कीर्तन मंडली पूरे जोश में गा रही है। गोधन ने सिर्फ पंचलाइट नहीं जलाई, उसने महतो टोली की इज्जत वापस जला दी है। उसने सबका दिल जीत लिया था। बिल्कुल। सरदार उसे बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। 7 खून माफ। और आगे कहते हैं, खूब गाओ सलीमा का गाना।
हाँ, ये तो कमाल ही हो गया। जिस गाने के लिए उसे सजा मिली थी, अब उसी गाने को गाने का ऑफिशियल लाइसेंस मिल गया है। ये गोधन का सामाजिक पुनर्स्थापन है। उसे सिर्फ माफ नहीं किया गया, उसे समाज में एक नया सम्मानित स्थान दिया गया है। हाँ, समुदाय ने माना कि एक व्यक्ति की काबिलियत उसके छोटे-मोटे सामाजिक अपराधों से कहीं ज्यादा बड़ी है। सही बात है। और गुनरी काकी भी उसे रात के खाने पर बुलाती हैं। जो इस बात का संकेत है कि हाँ, कि अब वो फिर से समाज का हिस्सा है और मुनिरी से उसके रिश्ते को भी एक तरह की मौन स्वीकृति मिल गई है। और कहानी के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। गोधन और मुनरी की नजरें मिलती हैं। उनकी पलकें एक दूसरे से बहुत कुछ कह देती हैं। आंखों ही आंखों में बातें होती हैं। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। बन गया। वो उनके अभिमान का प्रतीक बना, उनके सबसे बड़े संकट का कारण बना, उनकी समझदारी की परीक्षा बना, और आखिर में उनकी एकता और उदारता का गवाह भी बना। ये कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। हमारे अपने समुदायों में, हमारे ऑफिस में, हमारे आस पड़ोस में हम अक्सर नियमों और पुरानी शिकायतों को कितना महत्व देते हैं। हाँ, पूर्वाग्रहों को। बिल्कुल। जब कोई नई चुनौती, कोई पंचलाइट संकट सामने आता है, तो क्या हम उन लोगों की काबिलियत को पहचानने के लिए तैयार होते हैं जिन्हें हमने शायद किसी वजह से किनारे कर दिया हो? बहुत अहम सवाल है ये। ये कहानी बताती है कि कभी-कभी समाधान सबसे अप्रत्याशित जगहों से ही आता है। बस हमें अपने बनाए हुए नियमों के अंधेरे से बाहर निकलकर काबिलियत की रोशनी को देखने की जरूरत होती है।